नमस्कार, मैं सुनील अवस्थी उज्जवल प्रेरणा लाइफ से। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज अपनी सेहत कार्यक्रम में हमने पहले भी चर्चा हालांकि कर रखी है इस पे कि जो एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें, उनसे उनकी बीमारियों से संबंधित सवाल हमने ऑलरेडी डॉक्टर राजेश के साथ आपको जोड़ा था। आज हम उसमें और ज्यादा परफेक्शन और ज्यादा सवालों के साथ विशेषज्ञ के साथ जुड़ेंगे। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर पायल गर्ग, जो कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर ओपी चौधरी हॉस्पिटल लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पिछले 10 वर्षों का इनका अनुभव है। आज उनसे हम आंखों की कुछ गंभीर बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं डॉक्टर पायल गर्ग के पास। नमस्ते पायल जी। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आपको मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम अपनी सेहत जो है ये हमने स्पेशली उनके लिए कि जो दूर दराज में बैठे लोग हैं, जी। जो गांव में बैठे या हमारे उसमें नहीं हो पाते, जो विशेषज्ञों की आप जैसे लोगों की राय के आधार पर अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम अपनी सेहत हमने उनके लिए स्पेशली वो किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें अपना समय दिया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आंखों में अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारा मेन पार्ट है, क्योंकि अगर आंखें ही नहीं काम कर रही हैं तो फिर सारी दुनिया की सुंदरता बेकार हो जाती है। सही बात है। तो आंखों की समस्याएं ऐसी है कि इसमें बड़े लोगों की भी समस्याएं हैं, बच्चों की भी समस्याएं हैं। जी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग उसको जज नहीं कर पाते कि हमारी आंखों में कब कोई बीमारी वो हो गई। तो थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालेंगे कि किस तरह की बीमारियां हैं जो शुरुआती लक्षण होते हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है, और क्या क्या उनमें शुरुआती जो एहतियात बरतने की जरूरत है। जी। तो हम इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बड़े लोगों में, खासकर जो 40 वर्ष के ऊपर के लोग होते हैं, उनमें अगर नजर का धुंधलापन आ रहा है तो उनको सबसे पहले अपनी चश्मे की जांच करानी चाहिए। खासकर अगर उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पास की नजर कमजोर है, तो उनको पास के चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रेस बायोपिया नाम की बीमारी जिसमें पास की नजर कमजोर हो जाती है, वो 40 साल के ऊपर डेवलप होती है। एग्जैक्टली। इसके अलावा बड़े लोगों में मोतियाबिंद आ सकता है। मोतियाबिंद की बीमारी में पेशेंट को चश्मे के साथ भी उसको नजर में धुंधलापन रहेगा, नजर साफ नहीं होगी, तो उस केस में उसको नेत्र रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर उसकी आंख में मोतियाबिंद पाया जाता है तो आपका जो भी सर्जन है आपको ऑपरेशन की सलाह देगा। तो उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन उनको जितना जल्दी हो सके करा लेना चाहिए, क्योंकि मोतियाबिंद में ये होता है कि जितना जल्दी ऑपरेशन करा लिया जाता है उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। जितना लेट होता है मोतियाबिंद पक जाता है, सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इट बिकम मोर मैच्योर, एंड इफ इट बिकम मोर मैच्योर द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन द सर्जरीज आर इंक्रीज्ड, वो बढ़ जाते हैं चांसेस। तो जितना जल्दी हो सके, जितना अब पहले ये होता था कि मोतियाबिंद के पकने का लोग वेट करते थे, तो अभी ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद पकने का हमें वेट करना है। जितना जल्दी आपके कैटरेक्ट डायग्नोज हो, आपको तुरंत ऑपरेशन करा लेना चाहिए। आजकल जो ऑपरेशन किया जाता है मोतियाबिंद का फेको विधि से किया जाता है। तो फेको विधि में बहुत ही छोटा, केवल 2 मिलीमीटर का चीरा आता है, जो विद इन 24 to 48 आवर्स वो सील हो जाता है। तो पेशेंट बहुत ही जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटीज वापस कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कि आपने अभी जैसे एक बात बताई मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद की जो शुरुआत है वो कब होती है, किस उम्र के लोगों में ज्यादा पाई जाती है? वैसे तो मोतियाबिंद किसी को भी हो सकता है, इवन बच्चों में भी मोतियाबिंद हो सकता है, जिसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट या फिर जन्म का मोतियाबिंद बोला जाता है। इसके अलावा बड़े लोगों में एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है मरीज की, तो मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है। तो ज्यादातर 45 साल के ऊपर या धीरे धीरे मोतियाबिंद के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। मोतियाबिंद के लक्षण ही क्या है, कि कैसे जो व्यक्ति है वो जानेगा कि उसको मोतियाबिंद की शुरुआत हो रही है? एक्चुअली होता क्या है कि मोतियाबिंद जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो डॉक्टर बताता है, लेकिन ऐसे कौन से लक्षण है कि जिसको वो आभास हो जाए कि हाँ ये हमारे मोतियाबिंद, तो वो समय पे उस चीज की जांच करा सके? सबसे पहले तो मोतियाबिंद में मरीज की नजर में धुंधलापन आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वही होगी। इसके अलावा कई बार जब मोतियाबिंद एकदम शुरुआती दौर पर होता है तो नजर उतनी खराब नहीं होती है, तो मरीज को ऐसा फील होता है कि जब सामने से कुछ लाइट आ रही है, वो ड्राइव कर रहा है तो उसको लाइट फैली हुई दिखती है, जिसे हम ग्लेयर बोलते हैं, चकाचौंध लगती है उसको, ठीक है, तो वो हो सकता है। इसके अलावा एक मोतियाबिंद होता है जो पेरिफ्री पे होता है, लेंस की पेरिफ्री पे होता है, तो उसमें मरीज को दिन में जब पुतली का साइज छोटा होता है तो उसको साफ दिखता है, लेकिन शाम में जब पुतली फैल जाती है तो उसको धुंधला दिखने लगता है।
Okay. तो अगर मरीज इस तरह की कंप्लेन कर रहा है कि हमें दिन में अच्छा दिखता है, शाम में धुंधला दिखता है, तो मोतियाबिंद के कारण हो सकता है। अगर ऐसी समस्या किसी को महसूस हो रही है कि वो है, तो उसे क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या उसके लिए उसको जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मोतियाबिंद में बेसिकली जो एज रिलेटेड मोतियाबिंद होता है, सिनाइल कैटरेक्ट जिसे कहते हैं, तो बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की डिफिशियंसी की वजह से डेवलप होता है। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर, यूवी एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से होता है। तो ऐसे मरीजों को, एक तो अगर वो फील्ड में काम करते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क करते हैं, फार्मर्स है, तो उनको थोड़ा सा आई प्रोटेक्शन वो यूज कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट उनकी आंख में सूरज की रोशनी ना पड़े। इसके अलावा डाइट में, खाने पीने में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जा सकते हैं, जैसे बादाम है ना, या फिर फ्रूट्स वगैरह ऐड ज्यादा कर सकते हैं डाइट में। ये सारी चीजें हैं, डाइट पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। एक सवाल मैम और है कि जैसे आपने डाइट की बात की, खान पान को लेकर के, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद बादाम मुहैया नहीं है या उसमें, तो जो घरेलू उपाय हैं या घरेलू उसमें क्या वो चीज है कि वो उसके द्वारा भी उस चीज का इस्तेमाल कर सकें, अब लाभ ले सकें उसका? मोतियाबिंद तो एक्चुअली जो सिनाइल कैटरेक्ट होता है, जो एज के साथ होता है, वो एक एज रिलेटेड चेंज है। तो जैसे जैसे मरीज की एज बढ़ेगी तो मोतियाबिंद के चेंजेस उसमें आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर डाइट में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा पेशेंट लेता है तो थोड़ा सा उससे कैटरेक्टोजेनेसिस वाली जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिले हो सकती है। लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो एज के साथ होने वाले एक लेंस में बदलाव है जो सभी लोगों में आता है। आजकल आमतौर पे एक आम बीमारी हो गई है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, थायराइड कहते हैं, तो क्या इनका भी असर आंखों पे आता है? जी, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज होती है, उनमें मोतियाबिंद जल्दी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, उनमें वो मोतियाबिंद और जल्दी पक जाता है। तो मोतियाबिंद, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी बीमारियां आंखों किसी न किसी तरीके से असर करती हैं। तो हमें उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर मोतियाबिंद, जैसे अभी आपने कहा कि मोतियाबिंद पक जाता है, तो अगर मोतियाबिंद पक गया है और किसी ने समय पे उसका इलाज, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको क्या उसके जो नुकसान है वो क्या नुकसान हो सकते हैं? तो वही मैंने अभी बताया था, जैसे कि मोतियाबिंद जितना जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी, अगर आपके सर्जन ने आपको सलाह दी है, आप ऑपरेशन करा लेना चाहिए, पकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मोतियाबिंद पक जाता है तो मोतियाबिंद के आसपास एक झिल्ली होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो ऑपरेशन के दौरान झिल्ली कटने का, लेंस ना डल पाने के, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद कई बार खुद से भी पक जाता है, जब ज्यादा तो वो फट जाता है। और मोतियाबिंद के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब आंख में फैल जाते हैं तो उसकी वजह से समलबाई यानी ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है। तो ये तो बात हो गई मोतियाबिंद को लेकर के। अब कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती है कि आंखों में अचानक से जलन हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, या कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए कि आप थोड़ी देर बाद बैठे तो आंखों में एक तरफ आधे हिस्से में लाल लाल रेखाएं आ जाती। तो ये क्या चीज है, ये किस तरीके की समस्या को हमारी बॉडी में, कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो आपको इंडिकेट करने लगती है किसी भी समय, तो क्या इसको हम किसी समस्या से जोड़ करके देखें? ज्यादातर तो अगर आंख में बार बार लाली आ रही है, खुजली हो रही है, तो ऐसा एलर्जी के कारण हो सकता है। तो आसपास की कुछ चीजों से, जैसे घर में भी इंसान अगर रहता है तो हाउस डस्ट होती है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। इंसान जब बाहर जाता है तो बाहर कुछ पोलन्स होते हैं, तो पोलन्स की वजह से एलर्जी हो सकती है। जिनके घर में पेट्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनके फर से एलर्जी हो सकती है। तो ये मतलब उनके पंखों से फर जो होता है, जैसे कुत्ता बिल्ली, इनके फर जो होता है, तो उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो अगर बार बार आंख में खुजली रहती है, आपको लाली आती है, तो वो एलर्जी के सिम्टम्स है। तो उसके लिए आपको एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट लेना होता है। जी। और एलेगेंस को भी अवॉइड करना होता है। मेरा अगला सवाल इस कड़ी में आ रहा है कि ये तो हमने बात किया कि ग्लूकोमा की बात हो गई, मोतियाबिंद की बात हो गई, जलन हो गया। कभी कभी कुछ लोगों की आंखों में एक सूखापन महसूस होता है बहुत ज्यादा उनको, तो इसका क्या उपाय है उसमें? आंखों में अगर सूखापन होता है तो मरीज को यूजुअली गड़न चुभन की समस्या होती है, बार बार लालपन भी आ सकता है। तो ऐसा ड्राई आई डिजीज, DED इसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके कई सारे ड्राइनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जो लोग कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, तो लगातार कंप्यूटर पे काम करने से वो लोग ब्लिंक नहीं करते। तो जब हमारी ब्लिंकिंग कम होती है, मतलब लगातार देखते रहते हैं, पलक को झपकाते नहीं है। तो जब हमारी पलक झपकती नहीं है तो हमारी जो टीयर फिल्म होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आंख में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं सूखापन के, जैसे पलकों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि टीयर फिल्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक पार्ट बनाती हैं। वो ग्रंथियां भी कई बार ब्लॉक हो जाती हैं, जिसको MGD या मेबोमिन ग्लैंड डिसफंक्शन करके एक बीमारी बोलते हैं। तो इसके अलावा पलकों में इन्फेक्शन है, या फिर जो आंसू बनाने की ग्रंथि होती है वही कम काम कर रही है, या उसकी डक्ट्स ब्लॉक हो गई हैं, कुछ
ऑकुलर सरफेस डिजीज हो सकती है, जैसे रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस मरीज को हो सकती है। तो ये सारी चीजों की वजह से आंख में सूखापन या ड्राइनेस आ सकती है। ड्राइनेस आ सकता है। आमतौर पर जैसे अभी आपने बात की कंप्यूटर पे कि लोग कंप्यूटर, क्योंकि अब तो आजकल कंप्यूटर का जमाना है, लोग कंप्यूटर पे ज्यादा, चाहे वो मोबाइल बेस्ड हो या कंप्यूटर स्क्रीन बेस्ड हो, तो कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए लगातार 8-8 घंटे बैठना पड़ता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते समय कितनी कितनी देर पे आंखों को रेस्ट देना चाहिए और किस तरीके से हम उसको और मतलब अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं, क्योंकि काम भी जरूरी है और आंखों को भी की देखभाल भी जरूरी है। तो कितनी देर अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो कितनी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए और कितने समय के लिए रेस्ट लेना चाहिए? कंप्यूटर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यूजुअली देयर इज अ 20-20-20 रूल। तो ये रूल जो कहता है, इसके अकॉर्डिंग एवरी 20 मिनट्स के बाद हमें 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना चाहिए। उसमें 20 फीट दूर, यानी कि 20 फीट के डिस्टेंस पर देखना चाहिए। तो उससे आपका जो नियर वर्क वाला एक एकोमोडेशन हमारा होता है, जब हम नियर वर्क करते हैं तो हमारी आई की मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होती है, जिसे हम कहते हैं एकोमोडेशन यूज। तो हमारी आईज की मसल्स को थोड़ा रिलैक्स मिले, हमारा एकोमोडेशन ब्रेक हो, तो वो एक चीज जरूरी है। इसके अलावा फॉर ड्राइनेस एक प्लेन लुब्रिकेटिंग, वो कोई भी डॉक्टर की सलाह से एक लुब्रिकेटिंग ले सकते हैं। तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों पे थोड़ा सा कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, जब कंप्यूटर वर्क के बाद अगर इरिटेशन हो रही है तो एक कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा एक चश्मा आता है ब्लू कट, उसमें कोटिंग होती है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो सारी चीजें हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ब्लू कट कोटिंग वाला एक चश्मा, प्लेन चश्मा, अगर पावर नहीं भी है तो प्लेन चश्मा बनवा ले, इसमें ब्लू कट कोटिंग होगी तो यूवी लाइट को ब्लॉक करेगा। मतलब जो सामने से रोशनी आ रही है आपको चकाचौंध रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशन जो कंप्यूटर से आ रही है वो आपकी तो क्या ये कंप्यूटर में ही काम करता है या आमतौर पे जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं या आप इस टीवी स्क्रीन पे अपनी नजर जमाए तब भी उस समय भी ये चश्मा काम करता है? टाइम तो हम जो नॉर्मल चश्मा होता है उसमें हम एंटी ग्लेयर कोटिंग करवा सकते हैं, वो अलग चीज है, वो ग्लेयर होता है। अच्छा। जिसमें सामने से चकाचौंध पड़ती है उसको ग्लेयर कहते हैं, उसको कम करने के लिए एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है। और जो यूवी रेज को अगर आपको ब्लॉक करना है कि कंप्यूटर पे काम करते वक्त, तो उसके लिए एक ब्लू कट कोटिंग होती है। ब्लू कट कोटिंग, तो वो सब आप ऑप्टिशियन की मदद से करवा सकते हैं अपने स्पेक्स को। बिल्कुल। अब आमतौर पे मैम बच्चों की हम बात करें, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आजकल का जो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, जो पढ़ाई का माहौल है और जितनी जिम्मेदारी एक पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि हर कोई चाहता है, तो कभी कभी बच्चे देखते हैं बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाते या उनको लगता है या वो चाहते हैं कि हम पीछे जाकर के बैठे, क्योंकि तो इस तरह कैसे आइडेंटिफाई करें? टीचर्स के लिए भी मैं चाहता हूं कि वो कैसे इन बच्चों को सपोर्ट कर पाए और उनके पेरेंट्स को भी मैं चाहता हूं कि कैसे वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम को समझ पाए। बच्चों में आमतौर पे जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी आंख की होती है, एक तो एलर्जी होती है, जिससे बच्चे की बार बार आंख में लाली होती है, खुजली होती है। एलर्जी की समस्या बच्चों में बहुत कॉमन होती है। एग्जैक्टली। तो वो चीज को पहचानना है, बच्चे को टाइम से ट्रीटमेंट देना है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा 1 महीना 2 महीना जब तक डॉक्टर बोले दवा डालिए। दूसरी चीज ये है कि बच्चों में नजर की कमी हो सकती है, जिसका टीचर सबसे पहले पता कर सकती है कि बच्चा जो है वो यूजुअली आगे बैठना प्रेफर करेगा, वो पीछे नहीं जाएगा, वो आगे बैठना प्रेफर करेगा क्योंकि उसको पीछे से ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता। या फिर वो जब बच्चा बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है कॉपी में, वो मैडम उसकी जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती है, वो कॉपी में उसको नोट नहीं कर पा रहा है, तो उसका हो सकता है उसका विजन कमजोर हो सकता है उसको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे केसेस में हमें चश्मे की जांच बच्चे की करनी चाहिए। और अगर चश्मे की मरीज को जरूरत है तो उसको चश्मा जितना टाइम से लग जाए उतना टाइम उसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों में एक्चुअली एक फिनोमिना होता है, इसे एम्ब्लायोपिया बोलते हैं हम लोग। तो एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि अगर टाइम से चश्मा बच्चे को ना लगाया जाए तो उसकी आगे चल के परमानेंटली रोशनी दब जाती है। तो वो चीज ना हो, एम्ब्लायोपिया ना डेवलप हो, टाइम से। लेकिन एक भ्रांति है, एक मन में लोगों को अफवाह रहता है कि चश्मा अगर हम पहनने लगेंगे तो चश्मा पहनने की हमें आदत पड़ जाएगी। ये भी एक बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों में होता है। तो इसको मतलब चश्मा जो लोग पहन रहे हैं उनको कितने समय के लिए चश्मा, और अगर वो चश्मा है तो कुछ लोगों को चश्मा के चूंकि लेंसेस होते पावर उनकी कम ज्यादा, तो कितने समय बाद उसको बदलने की जरूरत पड़ती है? यूजुअली तो बच्चों में अगर चश्मे का नंबर आ रहा है और बच्चे को देखने में विजन में प्रॉब्लम है तो आपको जितना जल्दी उसी के चश्मा उसको लगा देना चाहिए। हर 6-6 महीने बाद चेक कराएं, क्योंकि बच्चे की जैसे उम्र बढ़ेगी तो नंबर चेंज होगा, तो हर 6-6 महीने में हम उसको चेक कराएंगे। और चश्मे की जो आदत पड़ने वाली बात है, एक्चुअली
उसमें अभी तो एक बार लगवाना जरूरी है आपको, जैसे मैंने बताया कि परमानेंट रोशनी दब सकती है, अम्लायपा हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है, यूजुअली बच्चों में जो चश्मे का नंबर होता है वो मायोपिया की वजह से होता है, और मायोपिया बच्चे की एज के साथ बढ़ता है, बट 21-22 साल का जब बच्चा होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। और जब आपका नंबर स्टेबल हो जाए, बच्चे का नंबर स्टेबल हो जाए, तो आप उसका लेसिक करा सकते हैं, आप लेजर सर्जरी द्वारा उसका चश्मा हटवा सकते हो। लेजर? जी जी, ओके। तो लेजर सर्जरी, अभी आपने लेजर सर्जरी का नाम लिया, बड़ा आज की डेट में एक एक्साइटिंग वो लोगों के बीच में है कि लेजर सर्जरी होती क्या है लेजर सर्जरी है? लेजर सर्जरी में एक्चुअली कुछ एक स्पेशल लेजर्स होती हैं, उसकी मदद से आपकी जो कॉर्निया की एक लेयर को हटाया जाता है, तो आपका जो चश्मे का नंबर जो पहले आप जितना पावर यूज कर रहे थे, तो वो नंबर काफी हद तक हट जाता है। हालांकि इसके 100% रिजल्ट नहीं होते, थोड़ा बहुत नंबर रह सकता है, या फिर एक बार पूरी तरह नंबर हट जाने के बाद दोबारा 1 साल बाद 2 साल बाद फिर से थोड़ा सा माइनर नंबर आ सकता है। लेकिन यूजली जो लोग मेडिकल जिनका होता है, मेडिकल उसमें पास करना होता है, चश्मा हटवाना है या फिर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी अगर हटवाना है, तो फिर लेसिक इज अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर दैट। ओके, क्या इसके नुकसान भी हैं? हाँ, थोड़ा सा लेसिक से ये होता है कि एक इनहेरेंट माइल्ड वीकनेस आ जाती है, क्योंकि कॉर्निया की एक लेयर को हटाया जाता है लेसिक से। तो थोड़ा सा एक ब्लंट इंजरी से आंखों को बचाना, थोड़ा सा बाहर जा रहे तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज कर रहे हैं, ये कर सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा ड्राइनेस वाली कंप्लेन और ग्लेयर वाली कंप्लेन पेशेंट को हो सकती है, जिसके लिए उसको हमेशा हो सकता है लुब्रिकेटिंग ड्रॉप या आर्टिफिशियल टीयर्स डालने पड़े। बाकी मतलब अगर आप लेजर की तरफ, लेजर उसके तरफ जा रहे हैं, तो आपको उससे जुड़े जो भी एहतियात है वो बरतने की, और जो भी दुष्परिणाम हो सकता है वो जानकर ही आपको कराएंगे, राइट, कराने की वो है। जी, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये आ रहा है कि जो एक और कल्चर है कि कॉन्टेक्ट लेंस लोग बहुत प्रेफर्ड करते हैं, कलरफुल कॉन्टेक्ट लेंस, कि किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी को ब्राउन उसमें है, अलग अलग शेप उसमें रखते हैं, स्पेशली जो मॉडलिंग से उसे। तो कॉन्टेक्ट लेंस का जो यूज है वो कितना यूजफुल है? कॉन्टेक्ट लेंस सेफ होते हैं, आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं, कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कुछ हाइजीन इश्यूज होते हैं जो पेशेंट को ध्यान रखना है, कि जैसे हाथ धोकर लेंस पहनना, फिर उसका लेंस का एक अलग स्पेसिफिकली सॉल्यूशन आता है, उसी सॉल्यूशन से उसको क्लीन करके रखना है, सॉल्यूशन में डिप करके रखना है, उसका अलग केस रहता है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। टैप वाटर से नहीं वॉश करिए, आप गंदा हाथ गंदा पानी आंख में ना लगाइए जिस टाइम आपने लेंस पहना है, स्विमिंग के लिए ना जाइए लेंस पहन के, है ना, ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है फिर। अगर कभी कभी क्या है, आदमी कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा है और लगा के सो गया, तो क्या इस मामले में भी कभी कभी दिक्कत हो सकती है आंखों को? वो एक्चुअली डिपेंड करता है किस तरह का लेंस है। कुछ होते हैं जो डेली वेयर होता है, कुछ एक्सटेंडेड वेयर भी आते हैं। तो जो डेली वेयर वाले हैं, या फिर वो पेशेंट दिन में पहनेगा, कुछ टाइम के लिए पहनेगा, जैसे पार्टी में जा रहा है तो पहन लिया, कुछ उस टाइप के रहते हैं। एक एक्सटेंडेड वेयर भी आता है, उनको वो पहन के सो सकता है, तो उससे कुछ ऐसे हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आंखों में, एक अभी जैसे हम लोगों ने बात की, एक बहुत कॉमन चीज बीमारी सुनने में आ रही है जिसको हम कहते हैं ऑक्लोप्लास्टी। ये क्या चीज होती है? ऑक्लोप्लास्टी एक तरह की सुपर स्पेशलिटी है, एक अलग ब्रांच है ऑफ्थेल्मोलॉजी में, जिसमें हम आंख के आसपास की बीमारियों का इलाज करते हैं। जी। पलकों की बीमारी है, या आंसू बहने का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसका इलाज करते हैं। इसके अलावा पलक में किसी तरह की गांठ है, या आंख के आसपास किसी तरह की गांठ है जो आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती है, या फिर पलक अंदर की तरफ मुड़ गई है, बाहर की तरफ मुड़ गई है, जिसके कारण मरीज की आंख में हमेशा गड़न चुभन रहती है, पानी गिरता रहता है, या फिर आंसू बहने का रास्ता बंद हो गया है, जिसे नासूर कहते हैं, तो उसमें भी आंख से हमेशा पानी गिरता रहता है। इस तरह की चीजें हैं। कोई पुराना दाग है पलक पे, जिसकी वजह से मरीज की आंख पूरी तरह बंद नहीं हो पा रही है, बंद नहीं होगी आंख तो ड्राइनेस रहेगी, सूखापन रहेगा, ठीक है। या फिर आंख के आकार में अंतर लगता है कि दोनों आंख, एक पलक नीचे आ गई है, एक पलक अपनी जगह पर है, तो दोनों आंखों के साइज में अंतर लगता है, जिसे हम टॉसिस बोलते हैं। तो ये सब तमाम तरह की बीमारियां जो आंख के आसपास की जगह में हो सकती हैं, वो सब ऑक्लोप्लास्टी में आती है। ऑक्लोप्लास्टी में आती है। ऑक्लोप्लास्टी का जो बीमारी है वो कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों में ही पाई जाती है, या किसी भी उम्र में इसका वो प्रभाव देखा जा सकता है? वैसे तो ऑक्लोप्लास्टी कुछ कंडीशंस तो ऐसी है जो सभी लोगों में मिल सकती हैं, लेकिन खासकर जो पलक अंदर मुड़ जाती है या बाहर मुड़ जाती है, वो पलक में कुछ रिट्रैक्टर्स होते हैं, उनकी वीकनेस की वजह से होती है, तो वो ओल्ड एज में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे पलक झुक जाती है, टॉसिस जो होता है,
तो वो 2 तरह का होता है। एक कंजेनाइटल होता है जो यूजुअली बच्चों में होता है, वो जन्म से होता है, जन्म से एक पलक झुकी हुई हो सकती है बच्चे की। और एक्वायर्ड होता है जो आगे चल के वीकनेस की वजह से डेवलप होता है, जो कि ओल्ड पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो ऑक्यूप्लास्टी बेसिकली सभी उम्र के लोगों में मिल सकता है। सभी उम्र के लोगों में? जी जी, ठीक है। अगली चर्चा मैम हम करेंगे, एक और समस्या मैं देखता हूँ लोगों में कि आंखों में एक भैंगापन होता है या तिरछा देखते हैं, तो ये समस्या का निदान जो है किस तरीके से किया जा सकता है, किस प्रकार लोग इससे निजात पा सकते हैं, क्या इसका इलाज संभव है? आंखों का तिरछापन ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। तो अगर बच्चों में आंखों का तिरछापन है तो पहले चश्मे की जांच की जाती है, चश्मे का नंबर दिया जाता है। चश्मे का नंबर देने के बाद कई बार तो आंख चश्मे के थ्रू देखने पे सीधी लगती है, कई बार उसके बाद भी तिरछापन रहता है। तो कुछ प्रिज्म ग्लासेस होते हैं, उसमें चश्मे के अंदर स्पेशल टाइप के प्रिज्म डाले जाते हैं, वो उससे आंख बच्चे की काफी हद तक सीधी दिखाई देती है। ठीक है। तो उसके बाद भी अगर नहीं आराम मिलता तो फिर स्क्विंट के लिए सर्जरी होती है। इसमें सर्जरी करके आंख की कुछ मांसपेशियां होती हैं जिन पे सर्जरी करके बच्चे की आंख को सीधा करने की कोशिश की जाती है। तो स्क्विंट यूजुअली बच्चों में ट्रीट करना जरूरी होता है, चाहे आप चश्मे से करें चाहे हम लोग सर्जरी से करें, क्योंकि अगर स्क्विंट अनट्रीटेड हम छोड़ देंगे तो अगेन वो एम्ब्लायोपिया डेवलप हो सकता है। बच्चे की जो आंख तिरछी है उसकी रोशनी हमेशा के लिए कम रह सकती है। मतलब इसको इलाज के द्वारा सही किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ओके, तो मतलब ये भ्रांति नहीं है बचपन से है तो ये रहेगी, इसको नहीं। ये सही किया जा सकता है। एक समस्या और आती है कि जिसको मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि अगर मैं चश्मा, दूर की मुझे चीजें देखनी है तो मुझे चश्मे की जरूरत पड़ती है, लेकिन पास के लिए मुझे चश्मा अगर मैं लगाया हूँ, पास देखने की कोशिश करता हूँ तो वो काफी ब्लर हो जाता है। तो कुछ लोगों को पास देखने की जरूरत है, कुछ लोगों को दूर चश्मे के लिए उसमें, तो दूर दृष्टि और जो पास दृष्टि का वो होता है, तो क्या ये अलग अलग होता है? एक व्यक्ति को दोनों बीमारी एक साथ नहीं हो सकती, या किसी एक को एक बीमारी होगी दूसरी नहीं हो सकती, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जब बच्चे होते हैं, बच्चों में मायोपिया होता है तो उसको दूर दृष्टि बोला जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट को दूर में दिक्कत होती है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जैसे 40 इयर्स के ऊपर के जो लोग होते हैं, उनको दूर के साथ साथ पास की भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेस मायोपिया उसमें बोलते हैं, जिसमें पास की नजर कमजोर होती है। तो उस केस में वो बाइफोकल या फिर प्रोग्रेसिव ग्लासेस आप बनवा सकते हो, जिसमें 2 या 3 पावर रहते हैं। बाइफोकल में 2 पावर होता है, प्रोग्रेसिव में एक इंटरमीडिएट जोन होता है, तो 3 पावर होते हैं। तो मरीज दूर का, पास का सब काम, लैपटॉप का काम इजिली उनसे कर सकता है उससे प्रोग्रेसिव ग्लासेस। ओके, तो क्या इसका, जिनको ये बीमारी है, अगर मान लीजिए समस्या है, तो इसको क्या दवा के द्वारा सही किया जा सकता है, या चश्मे के द्वारा सही किया जा सकता है, या ऑपरेशन विधि द्वारा भी सही किया जा सकता है? आजकल कैटरेक्ट सर्जरी की अगर मरीज को जरूरत है तो उसमें भी कुछ इस तरह के लेंस डाले जाते हैं, जिससे साथ में रिफ्रैक्टिव एरर भी मतलब मरीज का ठीक हो जाता है। तो प्रेस बायोपिया, एक्यूमुलेटिव आयोल्स होते हैं जिनसे प्रेस बायोपिया को आप साथ में करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टॉरिक आयोल्स होता है जिससे पेशेंट का एस्टिग्मेटिज्म आप करेक्ट कर सकते हैं, तो उसको कैटरेक्टो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो वो एक आजकल इवॉल्विंग चीज है, तो उसके लिए भी पेशेंट ऑप्ट कर सकता है। अगर वो कैटरेक्ट ऑपरेट कराने जा रहा है, ही वांट स्पेक्टिकल फ्री लाइफ, तो ही कैन गो फॉर दैट कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ऐसा भी देखा गया है मैम कि जैसे छोटे बच्चे जिनके हैं, वो उनके चूंकि नाखून बड़े तेज होते हैं, माताएं स्पेशली उनकी जो माएँ हैं, तो कभी कभी उनका हाथ उनकी आंख में लग गया तो घाव हो जाता है, ब्लड आने लगता है। तो क्या ये एक सीरियस वो हो जाता है, या टाइमिंग के लिए वो अपने आप सही भी हो जाता है? क्या इसका वो है? जो एक्चुअली डिपेंड करता है कि उसकी कॉर्निया इंजर हुई है कि नहीं। एक्चुअली हमारी जो काली पुतली होती है इसे कॉर्निया कहते हैं, और जो सफेद वाला हिस्सा स्क्लेरा कहते हैं। तो अगर उसके केवल स्क्लेरा वाली जगह पर चोट लगी है तो उसके छोटा सा कंजक्टिवल टीयर होगा, तो वो बहुत ही छोटी बीमारी है, वो अपने आप हील हो जाता है। जबकि कॉर्निया में अगर इंजरी होती है तो वो एक परमानेंट ओपेसिटी, एक परमानेंट दाग छोड़ सकती है। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में अगर किसी भी तरह की बेसिकली आई इंजरी होती है तो आपको तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी तक हमने गैस्ट्रिक अल्सर की बात सुनी थी, पेप्टिक अल्सर की बात सुनी, लेकिन कुछ समय से मैंने कुछ जब उस पर वो किया कुछ दोस्तों से या कुछ अपने उसमें, तो एक बार आंखों में भी अल्सर की हमें बीमारी का पता चला। तो ये क्या होता है? कॉर्नियल अल्सर एक्चुअली ये काली पुतली जो हमारी होती है इसके ऊपर घाव बन सकता है, जिसे हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। तो इस तरह के लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वीक इम्यूनिटी होती है, ओल्ड एज पेशेंट्स है, कोई इंजरी हो गई या फिर डायबिटिक पेशेंट है, तो इंजरी होने के बाद फिर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारी चीजों से इन्फेक्शन की वजह से एक घाव बन सकता है, इसे हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। तो बैक्टीरियल, फंगल, वायरल कई तरह का हो सकता है। उसका अकॉर्डिंगली हर तरह का अलग ट्रीटमेंट होता है।
ट्रीटमेंट चलता है तो ओपेसिटी, लेकिन अल्सर हील होने के बाद कई बार सफेदी छोड़ देता है, जिससे बस एक परमानेंट ओपेसिटी रह सकती है जी। तो उसके लिए आपको किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। तो ये मतलब इलाज के द्वारा सही हो सकता है? सही हो जाता है यूजली, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर उसमें डिपेंड करता है कि कितना अल्सर है। जैसे अगर सुपरफिशियल है तो सही हो जाता है, कई बार अल्सर इतना डीप हो जाता है कि इट कैन लीड टू इन्फेक्शन इनसाइड द आई, इट कैन लीड टू एंडोफ्थेल्माइटिस और इट कैन इवन लीड टू पेनोफ्थेल्माइटिस। तो उस केस में तो मरीज की आंख निकालने तक की जरूरत पड़ जाती है, इसे हम इविसरेशन कहते हैं। आप चूंकि एक नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ ऑलरेडी हैं और इस पे हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा सवाल मैम आपसे है कि जो भी इस तरह की, ठीक है, उसमें इलाज का कितना खर्चा आता होगा? जैसे मोतियाबिंद का है तो मोतियाबिंद के इलाज में कितना खर्च आता होगा? मोतियाबिंद का एक्चुअली ऑपरेशन जो होता है, अगर आप फेको विधि से करा रहे हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी के लेंस आते हैं, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग मटेरियल होता है। तो यूजुअली फेको के जो चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस जो रहते हैं वो 12,000 से यूजुअली स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन द लेंस रहता है, आपको अप टू 50,000 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंस। लेंस एक्स्ट्रा उसमें होंगे? हाँ, जो भी लेंस आप डला रहे हैं उसके हिसाब से पैकेज के चार्जेस जो है, सर्जरी के चार्जेस चेंज हो जाता है। या आपका जो ग्लूकोमा है इसमें कोई? ग्लूकोमा यूजली तो मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोमा एक अलग बीमारी होती है। अच्छा। ग्लूकोमा में ये होता है कि आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, इसे समलबाई भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो उसकी वजह से आंख की जो रोशनी की नस होती है उस पर दबाव पड़ने लगता है और धीरे धीरे रोशनी मरीज की कम होने लग जाती है। तो इसमें पहले हम दवाइयां देते हैं ताकि आंख का प्रेशर कंट्रोल रहे, रोशनी की नस पे और दबाव ना पड़े। तो जो रोशनी चली गई है ग्लूकोमा में वो जा चुकी है, उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बची है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर दवाइयों के बाद भी मरीज का आंख का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो एक सर्जरी होती है जिसे ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं। तो उस सर्जरी के द्वारा हम आंख का प्रेशर जो है कम कर सकते हैं। ओके, अभी हमने चर्चा की थी लेसिक, लेजर उस पे, तो लेजर जो सर्जरी होती है इसमें कितना खर्चा आता होगा? लेजर का यूजुअली जो कॉस्ट है वो ज्यादातर सेंटर्स में अराउंड 60 to 80,000 रहता है, बोथ आईज का दोनों का मिला 60 to 80,000। वाह, ओके। तो इसके लिए जो जरूरी एहतियात हैं, अभी तक तो हमने इस पे बात किया, लेकिन अब हम थोड़ा सा उस पे कि क्या ऐसा खान पान लोग रखें कि जिससे वो अपनी आंखों को, जिनकी आंखें ऑलरेडी अच्छी हैं, जो जरूरत है वो अपनी आंखों को और सही रख सकें, ज्यादा समय तक स्वास्थ्य उसमें वो रख सकें। तो क्या खान पान अपनाना चाहिए, क्या जीवन शैली में अपने परिवर्तन रखना चाहिए? तो इस पे भी हम आपसे जरूर राय जानना चाहेंगे। आंखों की हेल्थ के लिए बेसिकली आप फ्रूट्स, क्या एक्सरसाइजेस भी, तो डाइट में आप अपने फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह दिन में एक बार लीजिए, है ना। इसके अलावा आप स्लीप अपनी प्रॉपर करें, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए प्रॉपर। रात में बहुत देर तक मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, थोड़ा सा उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली ग्लूकोमा के पेशेंट्स में काफ़ी इसका रोल देखा गया है कि जो मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस करते हैं, डेली योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके ग्लूकोमा में काफ़ी उसका फर्क देखा गया है। उसका आईओपी जो इंट्राओकुलर प्रेशर है कंट्रोल रहता है उससे। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं अपनी आंखों के लिए। ओके, जैसे खान पान की आपने बात की, तो कहते हैं कि जो गाजर होता है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों के लिए वो काफी लाभदायक है। तो गाजर हो गया, और कौन कौन सी जो मतलब ऐसी सब्जियां या फल जो लोगों को उनके गांव क्षेत्र में उनके उसमें उपलब्ध हो जाए, ऐसे कौन कौन से फल या सब्जियां हैं जिनका उपयोग आंखों के लिए लाभदायक है? हाँ, तो उसमें गाजर में बेसिकली कैरोटीनॉइड्स होते हैं, तो वो हमारे रेटिनल पिगमेंट के साथ वो कोलैबोरेट करता है, तो उसके आंखों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा पीले फल जो होते हैं, पीले फल मतलब पपीता है, केला है, आम है, जो पीले फल हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, ये सारी चीजें। तो इन सब में ये सारी चीजें आंखों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इन सब में क्या होता है, जियाजेंथिन होता है, ल्यूटेन होता है, सब पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे मैकुला में, हमारे रेटिना में होते हैं। और विटामिन ए, पपीता वगैरह, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है मैम, एक सवाल मेरा और आ रहा है मेरे उस पे कि कलर ब्लाइंडनेस लोगों में, रंगों को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या होता है और इससे कैसे लोग निजात पा सकते हैं? सर, कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली क्या है, हेरिडिटरी डिजीज होती है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस समथिंग जो कि अगर आपके जीन्स में होती है, अच्छा, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अनुवांशिक है, ये अनुवांशिक बीमारी होती है
मतलब आपके पिताजी को या उनके पिताजी को रहा है या माता जी को रहा है, तो वो आपको आएगी ही आएगी। तो ये अनुवांशिक बीमारी है, तो इसका इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का मेनली जब लोगों का मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, जॉब के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं, तब पता चलता है, अदरवाइज इसका पता भी नहीं चलता है। तो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आपकी कोई डेली रूटीन एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी, ऐसा नहीं होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ डिजीज, इट्स मेनली फॉर द मेडिकल पर्पस। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस आती है मेडिकल टेस्ट में, तो आप कुछ जॉब्स है, जैसे रेलवे की पोस्ट होती है या एयरप्लेन की पोस्ट है, या फिर उन सब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो एक इशू होता है। बाकी ट्रीटमेंट ऐसा इसका नहीं है सर, क्योंकि इट्स अ जेनेटिक कंडीशन। ठीक है थैंक यू मैम। एक सवाल वो है मेरा और भी है आपसे जी। कि जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो कितने समय बाद चश्मे की जांच जरूरी है, या किस एज में, एक पर्टिकुलर समय में, जैसे डायबिटीज है किसी को तो कहते हैं 3 महीने में, या 3 महीने में आपको रेगुलर रूटीन जांच करानी चाहिए, HbA1c की 6 महीने में जांच। तो आंखों को लेकर के भी लोगों में जो वो है दिक्कतें हैं, उसमें कितने समय पर हमें आंखों की जांच करानी चाहिए? सर इसमें वो सबके लिए मैं पूछ रहा हूँ कॉमन बेस पे, कि वो स्वस्थ व्यक्ति भी हो या जिसको तकलीफ है उसको। तो डायबिटीज की जैसे आपने बात की, तो डायबिटीज आपको कब से है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको डायबिटीज 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो आपको हर 6-6 महीने में आपको आंखों के पर्दे की जांच करानी चाहिए। अगर आपकी डायबिटीज रिसेंट है कि विद इन 5 ईयर्स की आपको पता चला है, तो आप ईयरली 1-1 साल में जांच करा सकते हैं। इसके अलावा चेंजेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका फंडस एकदम हेल्दी है, आपका डायबिटीज कंट्रोल में है, तो आप 1-1 साल में आप जांच करा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी चेंजेस फंडस में आते हैं, तो और जैसा आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एडवाइस करता है, तो आपको 6 महीने या फिर 3 महीने में भी जांच कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर फंडस में चेंजेस हैं और पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तो उसमें उसको फ्रीक्वेंटली फंडस एग्जामिनेशन अपना कराना चाहिए ऐसी कंडीशन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आज आपने अपना कीमती समय हमारे व्यूवर्स के लिए दिया। थैंक यू। और बहुत सारी जानकारी दी जिनको मुझे भी शायद पता नहीं था। तो पूरी टीम की तरफ से, पूरे उज्ज्वल प्रेरणा लाइव के जो हमारी टीम है, उन सब की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, हम आज मिले डॉक्टर पायल गर्ग से, जिनसे आपकी बातचीत हुई, और ये मुझे लगता है कि आपके लिए काफी लाभदायक होगी। अगले सेशन में हम फिर एक नए विषय को लेकर के अपनी सेहत में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।